हाँ तो बच्चों, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया और कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट बॉन्डेड कंपाउंड्स के, वो सिखाया मैंने। अब यहाँ पे ये जो भी बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सब में आप देख रहे होंगे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी आती है। तो इसे कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक कॉज, एक रीजन कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स साइंटिस्ट लोगों को पता चले, जब साइंस डेवलप हुई तो जब देखा गया तो उनमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं था। मतलब या तो उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन मिले। तो उन सब कंपाउंड्स को हम एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। तो अब मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं, लिख लीजिए एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इन्हें हम हाइपर वैलेंट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। बेटा हाइपर माने होता है ज्यादा, यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से जितनी वैलेंसी होनी चाहिए उससे ज्यादा वैलेंसी हम इन कंपाउंड में देखते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। और इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है PCl5, फास्फोरस पेंटा, जिसमें आप देखिए फास्फोरस की जो वैलेंसी है 5 आ रही है, जबकि बच्चों फास्फोरस की जो वैलेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, वो जो फॉर्मूला बताया था 8 - n वाला, तो उससे इसका वैलेंसी 3 आना चाहिए, जबकि यहां पे फास्फोरस की वैलेंसी 5 है। इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें दिखेंगे 5 बॉन्ड्स, और 5 बॉन्ड्स का मतलब आप समझते हैं 2 5 जा 10, तो इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 5 आ रहे हैं, और 5 का मतलब 2 5 जा 10। तो यहाँ पे फास्फोरस का एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्टेट का, 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं फास्फोरस के पास। तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नई थ्योरी डेवलप की गई थी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें यह बताया गया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नाम के 2 कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सब आगे आएगा, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा तो ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि PCl5 में ये जो 5 बॉन्ड बने कैसे बने। ठीक है, लेकिन अभी आपको फोकस करना है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल पे कि PCl5 भाई साहब क्यों एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का? क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 5 है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग वैलेंसी होनी चाहिए 3। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन है। समझ में आया बच्चों PCl5? यस सर। हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है बच्चों। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फर की वैलेंसी ऑक्टेट रूल से आनी चाहिए 8 - 6 यानी 2, जबकि यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कितनी आ रही है? 6 आ रही है, 6 बॉन्ड पेयर। तो ये भी हाइपर वैलेंट है। यहाँ भी सल्फर का ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, 6 बॉन्ड का मतलब 2 6 12। ठीक है बच्चों, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। यहां पे देखिए आयोडीन की वैलेंसी 7 आ रही है, जबकि आयोडीन बच्चों हैलोजन है,
और हेलोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे I की वैलेंसी 1 की बजाय 7 है, ये भी हाइपर वैलेंट है बच्चों। तो जब ये सब कंपाउंड डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, अरे यार ये तो बहुत एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्टेट रूल पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, एक नई थ्योरी लानी चाहिए। इसी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बर्थ हुआ था। यानी कह सकते हैं ऑक्टेट रूल ओल्ड थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की। और उसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम इस पे आएंगे। फिर उसके बाद काफी सालों बाद ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हो गए कि उन्होंने ऑक्टेट रूल की जो फाउंडेशन था उसी को तहस नहस कर दिया। ऑक्टेट रूल एक बात के ऊपर बेस्ड है, और वो ये बात है कि नोबल गैस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाती, यानी नोबल गैस बहुत स्टेबल है, तो हर कोई फिर नोबल गैस होना चाहेगा, नोबल गैस के जैसा स्टेबल। तो नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक देखी गई, नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक ये आएगी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सबके। तो यहीं से फिर ऑक्टेट का जन्म हुआ कि भाई कोई भी एटम अगर शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो नोबल गैस की तरह स्टेबलाइज हो जाए, यानी उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से नोबल गैस को तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई सालों बाद जब ऑक्टेट रूल आया था उससे कई सालों बाद जेनॉन के कंपाउंड डिस्कवर हो गए, और वहीं पे फिर ऑक्टेट रूल की बहुत फजीयत हुई कि यार ऑक्टेट रूल ने तो कहा था कि जेनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, लेकिन जेनॉन हेक्साफ्लोराइड नाम का एक कंपाउंड साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया जिसमें जेनॉन की वैलेंसी देखिए 6 आ रही है, जबकि अगर आप फॉर्मूला लगाएं वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस n, तो जेनॉन की वैलेंसी 0 आएगी, क्योंकि जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 8 0, यानी जेनॉन को बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बॉन्ड बना रहा है। और केवल HCF6 ही नहीं, और भी कई सारे कंपाउंड डिस्कवर हुए, HCF2, HCF4, ये सब बच्चों हाइपरवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जेनॉन की वैलेंसी होनी चाहिए 0, और यहां वैलेंसी आ रही है 2, 4, 6, ये सब हाइपरवैलेंट कंपाउंड है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वाले एग्जांपल है। समझ गया बच्चों? सब लोग बताएं। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, सबको समझ में आ रहा है, कनक, किरण, यस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, विच इज hypervalent compound? A option F2O, B option ICl3, C option NOCl, D option PCl3। इसमें से कौन हाइपरवैलेंट कंपाउंड होगा? नोट कर लीजिए क्वेश्चन और सॉल्व करिए।
शरद का आंसर आ रहा है बी। चलिए बाकी लोग भी बताएं। मतलब ये देखना है इनमें से किसमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो O की वैलेंसी 2 है F2O में, O की वैलेंसी 2 ही तो होनी चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बी में देखिए आयोडीन की वैलेंसी कितनी है 3, जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हेलोजेंस की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, क्योंकि हेलोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट है FCl Bri सबकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे I की वैलेंसी 3 है, तो ज्यादा आ रही है ना, तो यही है हाइपर वैलेंट कंपाउंड। समझ आया बच्चों? जल्दी बताएं, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ठीक है, ध्रुव को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिवम कनक सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कैटेगरी देखते हैं ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस की। वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट का मतलब है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। अगर एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम कहेंगे कि वो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो 5 होता है, तो 2,3, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा बच्चों, तो F का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन बेचारे बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, और 3 बॉन्ड पेयर का मतलब 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड पेयर होते तो ऑक्टेट पूरा हो जाता बोरॉन का। तो देखिए बोरॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो ये BF3 हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आएगा, तो यहां पे देखिए Cl का तो ऑक्टेट पूरा हो गया है, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए बेरिलियम के पास भाई, तो ये भी वही है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाला केस। स्टेनस क्लोराइड SnCl2 टिन। टिन बेटा आता है ग्रुप नंबर 14 में, इसका मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे पता चला आपको? इसके लिए पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेंगे। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली होती है, बताया था मैंने, का, सी, क, सन की पंडित, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो अगर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन के पास ही 4 होंगे, जर्मेनियम के पास ही 4 होंगे, टिन के पास ही 4 होंगे, और लेड के पास ही 4 होंगे। क्योंकि बच्चों एटॉमिक नंबर तो सबका नहीं रट सकते ना,
जिनका ज्यादा होता है उनका एटॉमिक नंबर कहाँ रट पाओगे? तो पीरियोडिक टेबल की मदद से ग्रुप पता लगा लिया करो, और उस ग्रुप में जो टॉप पे है उसका तो एटॉमिक नंबर याद ही होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी पता होंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सारे एलिमेंट्स के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो टिन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब टिन Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वो ये है। तो अभी भी आप देखिए टिन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो 6 है इलेक्ट्रॉन, 8 से तब भी कम है। ठीक है, तो BF3, BeCl2, SnCl2, इसी तरह से HgCl2, ये सब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल हैं, एटसेट्रा। और ध्यान रखें इन सबको these are called as Lewis acids। देखिए आप लोगों ने ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो H प्लस दे एसिड, जो H प्लस ले बेस। आपने लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो ऑक्साइड आयन दे बेस, जो ऑक्साइड आयन ले एसिड। ऐसे ही बेटा एक होता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है। ये बच्चों लुईस कॉन्सेप्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो BF3 क्या है? लुईस एसिड है, क्योंकि बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा। तो BF3 लुईस एसिड है, BeCl2 लुईस एसिड है, SnCl2 लुईस एसिड है, HgCl2 लुईस एसिड है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है। एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 3 just 6। समझ में आया बच्चों लुईस कॉन्सेप्ट? ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। आपको बताना है इनमें से कौन लुईस एसिड है। Which of following is Lewis acid? A option carbon tetrachloride CCl4, B option ferric chloride, magnesium chloride, Cl2। इनमें से कौन लुईस एसिड है, यानी किसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, ये बताना है। चलिए ट्राई करिए सब लोग, और जो भी बच्चों लुईस एसिड होगा वो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन भी होगा, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। डी, शरद त्रिपाठी का आंसर डी है।
अनुकृति का भी आंसर डी है, ध्रुव का आंसर बी है। बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। अब है, आप बताइए क्या आंसर है। नो आइडिया। कनक आप बताइए। नहीं पता। कीरत, अच्छा बी और डी, बी और डी में आप कंफ्यूज है। आलोक पाठक, आलोक पाठक क्या आंसर होगा। नो आइडिया। अच्छा कनक का आंसर बी है। यस बी आंसर होगा। बच्चों डी कैसे होगा यार, Cl2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये देखो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसमें तो सबका ऑक्टेट पूरा है यार। तो ये तो हो ही नहीं सकता लुईस एसिड। हाँ FeCl3 होगा, जैसे AlCl3 में एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है 2 3 जा 6, वैसे FeCl3 में बच्चों आयरन 3 बॉन्ड बना रहा है 2 3 जा 6, तो लुईस एसिड है FeCl3। और कुछ लोग बच्चों MgCl2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। बताओ बच्चों क्या MgCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। नो बिल्कुल नहीं, ये तो आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल। और खैर मेटल तो ये भी है, आयरन भी, लेकिन मैंने बताया था मेटल होनी चाहिए लो आयनाइजेशन एनर्जी वाली मेटल, और Mg की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है क्योंकि वो लेफ्ट में है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2। कहने को तो मेटल आयरन भी है, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आयरन आता है आपका डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक तो काफी आगे निकला है लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है आयरन की। तो जैसे AlCl3 कोवेलेंट कंपाउंड होता है एनाइट्रस स्टेट में, ऐसे ही FeCl3 भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, तो FeCl3 में आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन MgCl2 में ऐसे नहीं बना सकते। इसमें तो आपको वही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो MgCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें आयनिक बॉन्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑक्टेट Cl- का भी पूरा है और ऑक्टेट Mg2+ का भी पूरा है, दोनों का ऑक्टेट पूरा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि इसमें से ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन केवल कौन है, FeCl3, और यही होगा लुईस एसिड क्योंकि आयरन के पास कम इलेक्ट्रॉन है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों आता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए लिखिए सब लोग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। और Al2Cl6 के बारे में बताया जा रहा है ये एल्युमिनियम क्लोराइड का डाइमर है। डाइमर, डाई माने 2, मर माने मॉलिक्यूल। जब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे डाइमर कहते हैं। और पॉलीमर क्या होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। और डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ट्राइमर का मतलब 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, टेट्रामर का मतलब 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे।
तो ये AlCl3 का डाइमर है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, सब लोग देखें ध्यान से। हम AlCl3 को दो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो ये बच्चों मैंने AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स अरेंज कर दिए हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ें। 3 बॉन्ड पढ़ लिए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ें। Cl को एल्युमिनियम से जोड़ना है तो कैसे जोड़ें? कौन सा बॉन्ड बनेगा Cl और एल्युमिनियम के बीच में? ये जो बीच में खाली जगह है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। यस, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो ये बन जाएगा डोनर एटम, और इस एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये बन जाएगा एक्सेप्टर एटम। तो Cl अपना एक लोन पेयर एल्युमिनियम को डोनेट कर देगा, ये लीजिए बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह से ये Cl इस Al से जुड़ गया। ऐसे ही नीचे वाला Cl एक लोन पेयर इसको दे देगा, ये लो। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन गए। इसकी वजह से AlCl3 के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और बन गया डाइमर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है Al2Cl6। और ध्यान रखिए बच्चों, सेम स्ट्रक्चर आता है फेरिक क्लोराइड के डाइमर का, बस एल्युमिनियम की जगह आयरन आ जाता है Fe। तो अगर FeCl3 के डाइमर का स्ट्रक्चर पूछा जाए, सेम डायग्राम होगा, बस Al की जगह Fe हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन में कराता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। When BF3 जो कि एक लुईस एसिड है, रिएक्ट विद NH3 जो कि एक लुईस बेस है, एंड एडप्ट BF3.NH3 is formed due to formation of, नोट कर लीजिए सब लोग, डेटिव लिंकेज। डेटिव लिंकेज का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नोट करिए क्वेश्चन जल्दी से। जब BF3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक एडक्ट बनता है। एडक्ट माने होता है बच्चों एडिशन कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो दो रिएक्टेंट के आपस में जुड़ने से बने। तो एडक्ट स्टैंड्स फॉर एडिशन रिएक्शन। BF3 में NH3 जुड़ जाता है। अब BF3 में NH3 जुड़ता है तो कोई तो बॉन्ड बनता होगा दोनों के बीच में, उस बॉन्ड का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है डेटिव लिंकेज। और ये आपको बताना है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट।
चलिए बच्चों बताइए ट्रू या फॉल्स। चलो मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है। BF3 का स्ट्रक्चर बना लो। ये BF3 का स्ट्रक्चर है। अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लो। अब सोचो, दिमाग लगाओ कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। कमाल है, हिंट मिल गई। हिंट मिल गई तब भी नहीं जज कर पा रहे हो। ध्रुव का आंसर आ रहा है फॉल्स। क्यों भाई, फॉल्स क्यों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन तो जाएगा यार। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीटेड है, डोनर हो गया, और बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक्सेप्टर हो गया, तो लोन पेयर बोरॉन को दे देगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसीलिए उसको बेस बोला जा रहा है। BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसीलिए उसको एसिड बोला जा रहा है। तो ये कई बार स्ट्रक्चर आ चुका है, पूछा जा चुका है कि BF3.NH3 ये जो एडक्ट है इसका स्ट्रक्चर बताओ। बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों तरह के बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विद ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को यूज करते हुए मैंने आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है वो समझाया, और इनकी प्रॉपर्टीज बताई। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि ऑक्टेट रूल के कई एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे एक एक्सेप्शन और है, सी हेडिंग डाल लीजिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो है ही, एक होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे एक बार मेरे से बच्चे ने पूछा भी था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑड नंबर में है बच्चों। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 6 2 जा 12 प्लस 5, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, और 17 इज ऑड नंबर। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसे कहते हैं हम लोग बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। कैसे बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, 4 दे दिए, 1 बच गया, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप ध्यान से देखिए N का ऑक्टेट पूरा कहां हो पाया। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर है, तो कितने हो गए? 2 3 जा 6, और ये 1 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन तो है, 8 हो ही नहीं पाया नाइट्रोजन के पास। तो ये बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हमेशा ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं, ClO2, इसका नाम होता है क्लोरीन डाइऑक्साइड।
Cl डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एक लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर दिए 2 इधर दिए, 4 खर्च कर दिए, 3 बचे। तो ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। NO2 लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको मैंने सब बता दिया, ऑक्टेट रूल पूरा समझा दिया, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन भी बता दिए। अब मैं नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करूंगा मॉडर्न थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। ऑक्टेट रूल पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके एक्सेप्शन भी बता दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो आज मैंने जितने स्ट्रक्चर बताए उसकी जम के प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से याद करिएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे एक नई थ्योरी के साथ जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, बाय स्टूडेंट्स। और जो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, हाँ व्हाट्सएप पे जो थ्योरी शीट भेजता हूँ उसको जरूर पढ़ा करो। मैं कल भी भेजूंगा कुछ चीजें, कुछ खास बातें, ठीक है? उसको भी पढ़ा करो और कॉपी पे नोट कर लिया करो। जैसे आज मैंने 1 पेज की शीट भेजी थी, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना। ठीक है, बाय बच्चों।